रात का एकदम गहरा सन्नाटा और सेंट जेवियर्स कॉलेज का वो पुराना कैंपस जो अंधेरे में बिल्कुल किसी कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। तो आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ कोई सुनी सुनाई डरावनी कहानी नहीं उधेड़ने वाले हैं, बल्कि एक ऐसी खौफनाक घटना की तह तक जाएंगे जो हॉस्टल के बंद दरवाजों के पीछे 15 सालों से दफन थी। बात हो रही है कमरा नंबर 404 की। एक ऐसा केस जो शुरू तो होता है भूत प्रेत और अंधविश्वास से, लेकिन खत्म होता है एक भयानक अपराध और न्याय की तलाश पर। तो चलिए बिना देर किए समझते हैं कि आखिर इस पूरी किंवदंती के पीछे का असली सच था क्या। अब देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत बड़ी ही फिल्मी लगती है। रात का वक्त है, हॉस्टल के एक शांत गलियारे में 4 दोस्त बैठे हैं, आर्यन, समीर, ईशा और रिया। तभी सन्नाटे को चीरते हुए समीर फुसफुसाता है, क्या तुम लोगों ने कमरा नंबर 404 के बारे में सुना है? और यकीन मानिए, समीर की एक छोटी सी फुसफुसाहट सिर्फ एक सवाल नहीं थी, ये उस खौफ की पहली सीढ़ी थी जिसने इस पूरे रहस्य को जन्म दिया। इसी एक सवाल ने एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जिसने सालों से दबे मुर्दों को हर्फ बेहर्फ उखाड़ कर रख दिया। दरअसल इस कमरे का इतिहास ही अपने आप में बेहद डरावना था। कॉलेज के सीनियर्स के बीच ये बात एकदम आम थी कि कमरे नंबर 404 से रात के अंधेरे में किसी के रोने की अजीब सी आवाज़ें आती हैं। ज़रा सोचिए, पूरे 15 सालों से वो कमरा सील बंद था और वार्डन की तरफ से इतनी सख्त हिदायत थी कि कोई गलती से भी उस तरफ ना भटके। मतलब ये कोई 2-4 दिन का डर नहीं था, पूरे के पूरे कॉलेज प्रशासन ने इस खौफ को एक तरह से मान लिया था। लेकिन कहानी में असली मजा तब आता है जब डर की टक्कर लॉजिक से होती है। एक तरफ ईशा और समीर थे जो उन सुनी सुनाई बातों और भूतों के डर से थरथर कांप रहे थे, और दूसरी तरफ था आर्यन। आर्यन की सोच थोड़ी अलग मिट्टी की बनी थी। उसके दादाजी एक जाने माने ज्योतिषी थे, तो उसे पुरानी विद्याओं की अच्छी खासी समझ थी, लेकिन वो हर चीज को आंख बंद करके भूतिया नहीं मान लेता था। उसका सीधा सा लॉजिक था कि भाई 404 सिर्फ एक नंबर है और इसके बंद होने के पीछे पक्का कोई ना कोई ठोस वजह छिपी है। तो आर्यन ने हवा में तीर चलाने के बजाय सीधे फैक्ट्स पर काम किया। कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड रूम को खंगालने पर एक चौंकाने वाली टाइमलाइन सामने आई। पता चला कि साल 2011 में राहुल नाम का एक बहुत ही होनहार लड़का उसी कमरे में रहता था, और अपनी परीक्षा से ठीक एक रात पहले वो अचानक हवा में गायब हो गया। महीनों तक पुलिस की जांच चली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, जीरो। आखिर में केस बंद हो गया और बदनामी के डर से कॉलेज ने उस कमरे को हमेशा के लिए सील कर दिया। मतलब समझ रहे हैं, उस भूत की कहानी के ठीक पीछे एक अनसुलझी पुलिस फाइल धूल फांक रही थी। ये सब जानने के बाद आर्यन ने तय कर लिया कि आज रात तो इस कमरे का सच सामने आना ही चाहिए। अब आर्यन की इन्वेस्टिगेशन टूलकिट देखिए, कोई आम टूल्स नहीं थे उसके पास। उसने पुरानी परंपरा और मॉडर्न साइंस का एक गजब का जुगाड़ बनाया था। एक हाथ में उसके दादाजी का दिया हुआ पुराना रक्षा कवच था और दूसरे हाथ में उसके खुद के बनाए हुए कस्टम एनर्जी सेंसर्स। ये तैयारी साफ दिखा रही थी कि अंदर चाहे जो भी हो, आर्यन उसे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार था। और फिर वो पल आ ही गया। रात के ठीक 1 बज रहे थे। चारों दोस्त धीरे धीरे दबे पांव चौथे फ्लोर की तरफ बढ़ रहे थे। वहां इतना सन्नाटा था कि खुद की सांसें भी शोर लग रही थीं। और फिर उन्होंने उस 15 साल पुराने जंग लगे ताले को तोड़ दिया। उस ताले के टूटने की आवाज के साथ ही वहां पसरा 1.5 दशक का वो मनहूस सन्नाटा भी टूट गया। दरवाजा खुलते ही जो चीज सबसे पहले महसूस हुई वो रोंगटे खड़े करने वाली थी। कमरे के अंदर की हवा बाहर के मुकाबले एकदम अस्वाभाविक रूप से ठंडी थी, बिल्कुल बर्फ जैसी। लेकिन सबसे भयानक थी वहां की बदबू, एकदम किसी सड़ती हुई पुरानी लाश जैसी गंध। पूरे कमरे में धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन तभी एक अजीब सी चीज पर नजर पड़ी। एक मेज पर एक किताब खुली हुई थी जिस पर धूल का एक कण भी नहीं था, मानो कोई अभी अभी बस 1 सेकंड पहले उसे पढ़ रहा हो। अब वहां के गैजेट्स का हाल सुनिए। आर्यन ने जैसे ही अपना एनर्जी मीटर ऑन किया, उसकी सूरी बिल्कुल पागलों की तरह स्पाइक करने लगी। ये साफ इशारा था कि वहां कोई बहुत ही भारी ऊर्जा मौजूद है। और उसी वक्त समीर के हाथ में जो टॉर्च थी वो अचानक झपझपाने लगी और पूरी तरह से डेड हो गई। जब साइंस और मशीनें इस तरह से काम करना बंद कर दें तो समझ लेना चाहिए कि आप किसी ऐसी चीज के सामने खड़े हैं जो हमारे सामान्य भौतिक नियमों से बहुत परे है। खैर, इसके बाद तो चीजें बहुत तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगीं। कमरे का भारी भरकम दरवाजा अपने आप किसी अदृश्य झटके से धड़ाम से बंद हो गया। ईशा की तो चीख ही निकल गई, क्योंकि उसे एकदम साफ महसूस हुआ कि पीछे से किसी ने उसके बाल खींचे हैं।
और बात सिर्फ महसूस होने तक नहीं रुकी, उनके ऑडियो रिकॉर्डर में अचानक बहुत ही अजीब सी फुसफुसाहटें कैद होने लगीं। अब तक ये साफ हो चुका था कि वो चारों उस कमरे में अकेले तो बिल्कुल नहीं हैं। जब उन्होंने उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को प्ले करके ध्यान से सुना तो उसमें जो शब्द थे वो डराने वाले कम और दिल चीर देने वाले ज्यादा थे। आवाज कह रही थी, मेरी गलती नहीं थी, मुझे बाहर निकालो। ये शब्द किसी भयानक खून के प्यासे शैतान के तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। ये किसी ऐसे इंसान की पुकार थी जो डरा हुआ था, फंसा हुआ था। इन चंद शब्दों ने उस पूरी भूतिया कमरे वाली थ्योरी को एक झटके में पलटकर रख दिया। ये किसी शैतान का अड्डा नहीं बल्कि एक पीड़ित की जेल थी। ऐसे भयानक माहौल में कोई भी इंसान अपना दिमागी संतुलन खो दे, लेकिन आर्यन ने घबराने के बजाय बहुत ही शांत दिमाग से काम लिया। उसने तुरंत अपनी हिम्मत जुटाई और फर्श पर नमक का एक घेरा बनाना शुरू कर दिया। ये सिर्फ दोस्तों के दिल को तसल्ली देने के लिए नहीं था, पुरानी मान्यताओं के हिसाब से उस अदृश्य ऊर्जा को एक जगह बांधने और खुद को सुरक्षित रखने का ये बहुत ही अचूक और आजमाया हुआ तरीका था। और फिर जो हुआ उसे इस पूरे केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। कमरे की उस सीलन भरी दीवार पर अचानक कुछ अक्षर अपने आप उभरने लगे। ये और कुछ नहीं बल्कि राहुल के आखिरी शब्द थे, जो पिछले 15 सालों से उस कमरे में अपना सच बताने के लिए तड़प रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो कमरा खुद गवाही दे रहा हो। उस रात उस ऊर्जा का मकसद उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं था, वो बस अपना सच दिखाना चाहती थी। दीवार पे उभरे उन अक्षरों ने जो काला सच उगला, वो किसी भी भूतिया कहानी से लाख गुना ज्यादा खौफनाक था। राहुल दरअसल अपनी मर्जी से कहीं गायब नहीं हुआ था। उसके ही कुछ रूममेट्स ने कॉलेज की उस घटिया रैगिंग के दौरान उसे गलती से मार दिया था, और फिर खुद को बचाने के लिए उन्होंने उसकी लाश को उसी हॉस्टल की एक दीवार के अंदर चुनवा दिया। सोचिए, यहां आकर ये रहस्य एक अलौकिक घटना से सीधा एक खौफनाक मर्डर और कवर अप में तब्दील हो जाता है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे के बाद कमरे का पूरा माहौल एकदम भारी सा हो गया। उसी मेज के पास एक धुंधली सी परछाई उभर कर सामने आई, लेकिन अब वहां किसी को डर नहीं लग रहा था। वो कोई डरावना राक्षस नहीं था, वो बेचारी राहुल की आत्मा थी, जो गुस्से में नहीं बल्कि बेहद गहरे दुख में थी। वो 15 साल पुराने उस वक्त में फंसी हुई थी, बस इस उम्मीद में कि कोई तो उसका ये दर्द समझेगा और दुनिया को सच बताएगा। आर्यन को अब तक समझ आ चुका था कि इस बेबस आत्मा को शांत करने का बस एक ही तरीका है, उसे एक सही और सम्मानजनक विदाई देना। उसने तुरंत अपने दादाजी की सिखाई हुई वो खास शांति प्रार्थना शुरू की। उसने कमरे के चारों कोनों में नमक और पवित्र गंगाजल छिड़का। जैसे जैसे आर्यन के मंत्र तेज हो रहे थे, कमरे की वो भारीपन वाली फीलिंग धीरे धीरे छटने लगी। ये कोई टोना टोटका नहीं, बल्कि उस तड़पती आत्मा को उसके सालों के दर्द से मुक्ति दिलाने की एक बहुत ही पवित्र प्रक्रिया थी। और इस मुक्ति अनुष्ठान का असर तुरंत वहां दिखने लगा। कमरे की खिड़कियां बहुत ही भयानक तरीके से खड़कने लगीं। ऐसा लगा जैसे 15 सालों की रुकी हुई ऊर्जा एक झटके में बाहर आना चाहती हो। फिर एकदम से एक बहुत ही तेज, आंखों को चुंदिया देने वाली रोशनी चमकी, और वो बेचैन परछाई जो सालों से वहां कैद थी, वो धीरे धीरे एकदम शांत हुई और हमेशा हमेशा के लिए हवा में गायब हो गई। लेकिन जाते जाते वो ऊर्जा अपने पीछे एक बहुत ही भावुक कर देने वाला सबूत छोड़ गई। याद है वो किताब जिस पर बिल्कुल धूल नहीं थी? उसका एक पन्ना अपने आप पलटा और वहां बड़े अक्षरों में लिखा था, धन्यवाद। ये बस एक शब्द नहीं था, ये उस पीड़ित का एक गहरा शुक्रिया था, जिसकी चीख को आखिरकार 15 साल बाद किसी ने सुना था। खैर, आत्मा को तो शांति मिल गई, लेकिन दुनिया के नियमों के हिसाब से अभी न्याय अधूरा था। अगली सुबह चीजें बहुत तेजी से घटी। सुबह 8 बजे आर्यन सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा और उन्हें एक एक बात बता दी। 10 बजते बजते पुलिस का अमला कैंपस में था और उन्होंने ठीक उसी दीवार को तोड़ना शुरू किया जिसका जिक्र कमरे में हुआ था। और दोपहर 12 बजे आखिरकार राहुल के वो कंकाल और अवशेष बरामद हो गए, जिन्हें 15 साल पहले बड़ी चालाकी से वहां छिपा दिया गया था। अब ये मामला पूरी तरह से एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बन चुका था। जब इतने पुख्ता सबूत सामने हों तो कोई क्या ही कर सकता है। कॉलेज प्रशासन को हार मानकर अपनी वो भारी लापरवाही स्वीकार करनी ही पड़ी और आखिरकार 15 साल के उस लंबे और दर्दनाक इंतजार के बाद राहुल को पूरे विधि विधान और सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उसे सिर्फ उस कमरे की कैद से ही आज़ादी नहीं मिली, बल्कि समाज की नज़रों में भी उसे वो न्याय मिला जिसका वो असल हकदार था। और अगर हम कमरा नंबर 404 की बात करें तो उसका तो पूरा वजूद ही बदल गया था।
जो जगह कल तक खौफ, डरावनी अफवाहों और एक मनहूसियत का प्रतीक थी, आज वो पूरी तरह से साफ हो चुकी थी। आर्यन और उसके दोस्तों की वो हिम्मत और उनका लॉजिक, इन सब ने मिलकर उस डरावने कमरे को अब न्याय और सच्चाई की जीत का प्रतीक बना दिया था। मतलब जब आप अपने डर की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं तो इतिहास वाकई बदल सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए हमारे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या हमारे सबसे बड़े डरों, उन खौफनाक अफवाहों और भूतिया कहानियों के पीछे हमेशा एक ऐसा ही अनकहा सच छिपा होता है जो बस न्याय की भीख मांग रहा होता है? शायद अगली बार जब भी हम किसी तथाकथित भूतिया जगह के बारे में सुने तो डरने से पहले एक बार ये जरूर सोचें कि हो सकता है वहां कोई प्रेत नहीं बल्कि एक दर्दनाक सच्चाई हमारा इंतजार कर रही हो, और इसी सच्चाई को बाहर लाना शायद हमारा सबसे बड़ा काम है।